हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो जिसका मेन फोकस होगा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक के छात्रों के लिए। ये मेनली काम आएगा आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस के लिए। तो पहला चैप्टर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। फिर हमारे अगले बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसे हम अलग अलग सेशंस में कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि जब व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड इट रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ मैटर्स, हैंस ए फोर्स इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जितने भी अलग अलग मेटल्स होते हैं उनमें अलग अलग कण पाए जाते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो जब हम दो कणों को एक दूसरे में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो हमारे एक मेटल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, दूसरे पे प्रोटॉन्स की संख्या जो होती है ज़्यादा हो जाती है। तो एक जो होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाता है, जिसके चलते हमारा सरफेस पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि अगर इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी देन द बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज्ड। तो दोस्तों सीधे सीधे कहना है कि अगर हम किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लेते हैं तो सीधी बात है कि प्रोटॉन की संख्या उसमें ज़्यादा हो जाएगी, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को उसमें ऐड कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसमें ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि टू सिमिलर चार्जेस हैज़ ए फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डी सिमिलर चार्जेस हैज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों सीधी बात है कि अगर दो हमारे सेम चार्ज है, आइदर जैसे अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, और अगर हमारे पास डी सिमिलर चार्जेस हैं तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। आगे देखते हैं कूलम्ब लॉ के बारे में। तो दोस्तों आपने कूलम्ब लॉ के बारे में पढ़ा ही होगा कि ये जो कूलम्ब लॉ होता है वो दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। जैसे कि हमारे पास अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस अगर d मीटर है तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इसका हम कैलकुलेशन इस लॉ के हिसाब से करते हैं। तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि according to this law, two electric charges is directly proportional to the product of strength of two charges। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कूलम्ब लॉ कहता है कि अगर दोनों चार्ज हैं और दोनों एक दूसरे के नज़दीक हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों चार्जों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इस लॉ को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है d मीटर। तो इस लॉ के हिसाब से देखते हैं तो जो फोर्स है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। और सेकेंड में देखते हैं तो फोर्स जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² है, जहाँ पे दोस्तों Q1 और Q2 जो है वो उनका चार्ज है और d जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। वेयर f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो Q1 इंटू Q2/d²। और अगर हम जानते हैं कि अगर इन्वर्सली को हमें हटाना होता है तो उनके बीच में एक कांस्टेंट देते हैं, दैट इज़ k। अगर हम k के बदले में रखें तो हमें लिखना पड़ता है 1/4πε0, जहाँ पे ε0 क्या है दोस्तों, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो हम क्या करते हैं कि एफसाइल का वैल्यू डालते हैं। तो एफसाइल का जब वैल्यू डालते हैं तो एफसाइल का वैल्यू जो होता है ε0 इंटू के होता है। अगर इसको हम इस इक्वेशन में डाल दें तो यहाँ दोस्तों हम देखते हैं f इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2/d², जहाँ ε0 क्या होता है फ्रेंड्स, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है, और ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर
बटा न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा यूनिट बार बार आता है तो इसको आप याद रखिएगा। आप चाहें तो यहाँ से आप परमिटिविटी का आसानी से ये निकाल सकते हैं, आसानी से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 और Q2 का आप यूनिट लिख सकते हैं। इसका जो आपका यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। और अगर चाहें तो आप डी हमारा डिस्टेंस हो गया तो इसका हम मीटर रख देंगे, और चाहें तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नोट का आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम एप्सिलॉन नोट का वैल्यू और के का वैल्यू अगर एयर के लिए 1 रखें तो हमारा एंड में इक्वेशन यही आता है, दैट इज़ फोर्स F इज इक्वल टू 9.9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। अगर हम चाहें तो यहाँ से एक कूलम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें फोर्स की वैल्यू पता है, फोर्स की वैल्यू हमारी है 9 इंटू 10⁹ और अगर हम Q का वैल्यू, अगर दोनों हमारे पास सेम चार्जेस हों तो Q1 और Q2 के बदले हम एक लिख सकते हैं, Q1 और Q2 के बदले में हम Q लिख सकते हैं। और अगर 1 मीटर के हिसाब से अगर नापें तो हमारा आ जाता है। तो हमें एक कूलम की वैल्यू भी पता चल जाती है इस इक्वेशन से। आगे दोस्तों देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो दोस्तों जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ को देखा कि वो हमारे दो चार्ज के बीच में होने वाले फोर्स को बताता है, तो वैसे ही हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो हमारे एक चार्ज और एक पॉइंट चार्ज के बीच में क्या फोर्स प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बताता है। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम किसी चार्ज के पास एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो कितना फोर्स आता है, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि Q1 एक हमारा चार्ज है और इससे d डिस्टेंस की दूरी पे एक हमारा पॉइंट चार्ज P है। तो अगर हम कूलम्ब लॉ से देखते हैं तो F इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। अगर हम Q1 के बदले में Q रख दें और दूसरे जैसे Q2 है तो ये तो पॉइंट चार्ज है, तो Q2 के बदले में अगर हम 1 रख दें तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू, और अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो ये सीधे हमारे इंटेंसिटी के बराबर होगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, Q1 के बदले में अगर हम Q रख दें और Q2 के बदले में अगर हम 1 रख दें तो ये जो फोर्स होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो इंटेंसिटी के बराबर होगी, दैट इज़ 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 बाई के इंटू डी स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे इंटेंसिटी के बराबर होगी। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से और इंटेंसिटी की यूनिट हमें हमेशा याद रखनी होती है, दैट इज इक्वल टू न्यूटन बाई कूलम या वोल्ट पर मीटर। फ्रेंड्स ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमेशा आते हैं। जनरली आपका यूपीपीसीएल हो गया या सील हो गया या पावर ग्रिड होगा, ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस में आते हैं, तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान रखें। तो हमने फोर्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन जो फोर्स का ट्रांसफ़र होता है यानी कि जो भी फोर्स प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के माध्यम से होता है। तो हमें इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो इसके बारे में फ्रेंड्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ चार्ज बॉडी इज डिफाइंड एज द पाथ। मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो पाथ होता है, which a unit positive charge will move when placed in the electric field of charge। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज के बीच में अगर हम एक जो फोर्स लगता है, इस फोर्स का जो पाथ होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे हम इसके डेफिनेशन, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके सीधे सीधे एग्जामिनेशंस में आती हैं, चाहे वो सेमेस्टर की एग्जामिनेशंस हो चाहे वो कंपटीशन की एग्जामिनेशंस हो। आप देख सकते हैं ये सब प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए आती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट ए नेगेटिव चार्ज। हमेशा आपके आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, जैसे वी के मेहता हो गया, जे बी गुप्ता हो गया, सी एल वाधवा तो पावर सिस्टम की है, इन सब में ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस में बहुत सारे हैं। तो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम कभी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका सीधा जवाब है फ्रेंड्स कि दोनों पे सेम चार्ज होता है तो सेम चार्ज से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। द
द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज कर्व्ड, वो हमेशा क्या निकलते हैं, एक पॉजिटिव एंड से आते हैं और पॉजिटिव एंड से शुरू होते हैं और नेगेटिव एंड पे ख़त्म होते हैं, तो उनका जो पाथ होता है हमेशा कर्व होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक लाइन्स वो जो होते हैं वो इंसुलेटर से तो आसानी से पास कर सकते हैं, बट कंडक्टर से कभी पास नहीं कर सकते हैं। एंड जहाँ पे इंटेंसिटी हमारा हाई होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत पास होते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो कम होता है वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और कम होते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम ए चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। ठीक है, जितने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी चार्ज बॉडी से निकलते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और इससे हमें एक कूलम की भी डिफिनीशन का पता चल जाता है। यानी कि जनरली कहिए तो एक फ्लक्स जो होता है वो एक कूलम के बराबर होता है। ऐसे ही हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डेंसिटी के बारे में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन होता है आपका D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही हम कांस्टेंट डालते हैं तो कांस्टेंट के बदले में लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हम चाहें तो इन दोनों के बदले में एप्सिलॉन नॉट को डाल सकते हैं। तो एंड में हमारा जो इक्वेशन होगा वो D इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा इसमें हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।